हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मेरा नाम संगीता मीना है और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन। इस पूरे डिस्कशन में हमने अभी तक जीएस पेपर 1 को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आगे हम जा रहे हैं जीएस पेपर 2 के सेक्शन बी की तरफ, जिसमें हम सोशियोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जीएस पेपर 2 के सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सोशियोलॉजी समाज शास्त्र से पूछे जा रहे हैं। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 1, इस प्रश्न में 15 अति लघुत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु आदर्श शब्द सीमा 20 शब्द होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सब क्वेश्चंस। आंसर ईच क्वेश्चन आइडली इन 20 वर्ड्स। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, तो अगेन सेम पैटर्न हमारे पास यहाँ जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, 20 शब्दों में जिनका हमें उत्तर देना है। 15 शॉर्ट आंसर टाइप, 15 टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ हमारे पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर प्रत्येक का हमें 20 शब्दों में देना है और मार्किंग रहेगी 2 नंबर। ठीक है, क्लियर है? तो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इसमें? टू द पॉइंट। ठीक है, सिंपल शब्दों में हमें जो टर्म पूछी गई है, जो क्वेश्चन लाइन पूछा गया है, उसको एक्सप्लेन कर देना है डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्ट अप्रोच रहने वाली है। इसमें कोई भूमिका नहीं बनानी है, कोई इंट्रो पार्ट, कोई कंक्लूजन पार्ट, कोई मेन बॉडी पार्ट, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 20 वर्ड्स में हमें इसका आंसर करना है। तो हमारी अप्रोच इसमें डायरेक्ट रहनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन से शुरू करते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, पुरुषार्थ क्या है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। व्हाट इज पुरुषार्थ एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका आंसर कि डायरेक्ट अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? क्या पुरुषार्थ क्या है? हिंदू दर्शन के हिसाब से मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य पुरुषार्थ है। हिंदू दर्शन के हिसाब से मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य पुरुषार्थ है और ये 4 प्रकार के होते हैं या 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल वे में हमारा आंसर हो गया कि पुरुषार्थ क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य होता है वो 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर थोड़ा एक्सप्लेन करने की बात करें तो हमारे हिंदू जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसके अंदर मनुष्य के मनुष्य का जो जीवन है उसके कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य माने गए कि अपना पूरा जीवन मनुष्य को कैसे व्यतीत करना है और व्यतीत करते हुए किस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो वो जो सारी फिलॉसफी है, वो सारी फिलॉसफी के अंदर आते हैं ये पुरुषार्थ। ठीक है, तो मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है जीवन का? 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति। और 4 पुरुषार्थ क्या है? ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब बात कर लेते हैं एक एक करके धर्म की। तो धर्म क्या होता है कि मनुष्य जो जीवन व्यतीत कर रहा है, आज हम जो ह्यूमन बीइंग है, एज ए ह्यूमन बीइंग जो हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारा इस जीवन में जो आचरण है वो धर्म के हिसाब से होना चाहिए। धर्म या लाइक रिलीजन के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं, रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई, ये बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। धर्म का अर्थ होता है सही आचरण, सही आचरण। ठीक है,
मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मनुष्य को जीवन में सही आचरण का पालन करना चाहिए, ठीक है। अपना जीवन नैतिकता से व्यतीत करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद करते हुए सही मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से मनुष्य धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जो कि मनुष्य के जीवन का एक पुरुषार्थ है, ठीक है। दूसरा है अर्थ। अर्थ मतलब संपत्ति, धन, ठीक है। सही साधनों से धार्मिक रूप से सही धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य को सही रूप में संपत्ति का अर्जन करना चाहिए, जो उसके जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त हो, ठीक है, और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। तो सही माध्यम से संपत्ति का अर्जन करना चाहिए, ठीक है। काम मतलब दाम्पत्य जीवन या फिर गृहस्थ जीवन। मनुष्य को गृहस्थ जीवन में अपने जो उद्देश्य है या जो अपने क्या बोलते हैं कि जो कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन में मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना आता है काम में गृहस्थ जीवन के अंदर। और अंतिम है मोक्ष। तो जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, सही मात्रा में संपत्ति का अर्जन करता है जो उसके जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त है, ठीक है, बिना लालच करते हुए, और गृहस्थ जीवन में अपने सभी कर्तव्यों का पूरे तरीके से सही तरीके से परिवार के प्रति और समाज के प्रति पालन करता है, तो अंत में जो मनुष्य का उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, ठीक है, उसकी सोल को मुक्ति मिल जाती है। तो इस जीवन मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। तो ये अपना चौथा जो परम उद्देश्य है, चौथा पुरुषार्थ है, वो आ जाता है मोक्ष में, जिसका अर्थ होता है कि मुक्ति की प्राप्ति, जीवन मृत्यु के चक्र से जो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया 4 पुरुषार्थ और उसकी एक्सप्लेनेशन। बट आंसर में हमारा कितना लिखना है हमें कि हिंदू धर्म के हिसाब से मनुष्य के जीवन के परम लक्ष्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है, जो कि 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के क्वेश्चन नंबर 1.2, भारत की भाषाओं को मुख्यतः किन किन भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है? इन विच लैंग्वेज फैमिलीज आर दी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया मेनली क्लासिफाइड, ठीक है। तो भारत की भाषाओं को, भारत की लैंग्वेजेस को किन किन फैमिलीज में या किन किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मुख्य रूप से भारत में 4 भाषा परिवार हैं, ठीक है। भारत में 4 भाषा, मतलब पूरे भारत में जो अलग अलग भाषाएं बोलियां बोली जाती है, उनको अगर हम मोटा मोटी क्लासिफाई करें तो 4 प्रकार के भाषा परिवार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला भारोपीय, मतलब इंडियन, इंडो यूरोपियन, ठीक है, इंडो यूरोपियन। दूसरा द्रविड़। तीसरा ऑस्ट्रोएशियाई, और चौथा चीनी तिब्बती, ठीक है। 4 भाषा परिवार है जिसमें टोटल भारतीय भाषाओं को मोटा मोटी बांटा जा सकता है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रोएशियाई और चीनी तिब्बती। तो आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट कि भारत की भाषा परिवारों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रोएशियाई और चीनी तिब्बती। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो भारोपीय मतलब जो हमारा मेजरली मिडिल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं, मान लो पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, मराठी, ये सारी मुख्यतः आती है भारोपियन भाषा, भारोपीय भाषा परिवार में, ठीक है। साउथ इंडिया में, नॉर्थ और मिडिल इंडिया में जो बोली जाती है, साउथ इंडिया में जो भाषाएं मुख्यतः बोली जाती है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सारी जो भाषा आती है ये द्रविड़ भाषा परिवार में आती है, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाई जो भाषा परिवार है ये मुख्यतः कौन सी एरिया में बोला जाता है? जैसे मान लो अपना झारखंड वाला एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ वाला हो गया,
ट्राइबल जो एरिया है मुख्यतः जहाँ संथाली वगैरह भाषा बोली जाती है, वो आता है हमारा, वो भाषा परिवार आता है हमारा ऑस्ट्रो एशियाई में। और चीनी तिब्बती जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट में जो भाषा बोली जाती है, वो अपना किस ग्रुप में आती है, किस फैमिली से आती है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार से आती है। ठीक है, क्लियर है। आंसर हमारा इतने में कंप्लीट हो जा रहा है कि 4 भाषा परिवार, चारों के हमने नाम यहाँ पे डिफाइन कर दिए। क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है, 20 वर्ड्स में हम इतना ही लिख सकते हैं, 20 वर्ड्स में हम इतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच हमें टू द पॉइंट रखनी पड़ेगी, इसके अंदर जितना पूछा गया है उतना हमें आंसर करना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3, प्रश्न 1.3, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसम का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्राइसम? ठीक है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं पहले, उसके बाद आंसर को डिस्कस करेंगे। ग्रामीण ट्राइसम जो है, ठीक है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना 1979 में शुरू की गई योजना थी। ठीक है, 1979 में शुरू की गई योजना थी। आगे चलकर 1999 में इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। ठीक है, में मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको मर्ज कर दिया गया था आगे चल के। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था 18 से 35 वर्ष के जो युवा होते हैं, 18 से 35 वर्ष के जो युवा होते हैं, उनका कौशल विकास करना। ठीक है, क्या करना? उनका स्किल डेवलपमेंट करना। ठीक है, 18 से 35 वर्ष के युवाओं को ऐसे कौशल सिखाना, क्या कृषि के क्षेत्र में हो गया या किसी उद्योग के क्षेत्र में हो गया, ताकि वो अपना खुद काम धंधा कोई कर सके। ठीक है, खुद स्वरोजगार की प्राप्ति, अपना खुद कोई काम शुरू कर सके। समझ रहे आप? जैसे किसी भी प्रकार का, मान लो कोई कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल उनको सिखा दी, ठीक है, या किसी भी तरह की कोई टेक्निकल स्किल उनको सिखा दी, तो उससे क्या होगा कि वो खुद से अपना रोजगार काम शुरू कर सकते हैं। तो इसे ही बोलते हैं कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना। किसी भी व्यक्ति को कोई एक ऐसी स्किल सिखा देना कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को, या मान लो कोई लड़की है या कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक होके बात नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति है, उसको मान लीजिए हमने सिलाई का काम सिखा दिया। उसे कुछ नहीं आता, उसे कोई काम नहीं आता, लेकिन अब हमने उसको सिलाई करने का काम सिखा दिया, कपड़े सिलना कैसे सिले जाते हैं वो हमने उसको सिखा दिया। तो अब वो क्या करेगा? उस स्किल को यूज करके अर्न कर सकता है, कमा सकता है। ठीक है, वो ये काम शुरू कर सकता है, लोगों के कपड़ों की सिलाई कर सकता है, उससे वो पैसा अर्न कर सकता है। तो बेसिकली कपड़ों की सिलाई करना एक स्किल हो गई। ठीक है, बेसिकली कपड़ों की सिलाई करना एक स्किल हो गई, एक कौशल हो गया। अब उस कौशल का उपयोग वो स्वरोजगार में कर सकता है, मतलब खुद को एम्प्लॉय करने में कर सकता है, अपना काम करके पैसे कमाने में वो कर सकता है। तो इसी चीज को बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, और यही उद्देश्य था ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का। ठीक है, तो आंसर एक्सप्लेनेशन हमने पूरी देख ली है। आंसर में हमें कितना बताना है कि जो ट्राइसम है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य था 18 से 35 वर्ष के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करना, 18 से 35 वर्ष के युवाओं का कौशल प्रशिक्षण करना, कौशल विकास करना, ताकि कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में वो स्वरोजगार की प्राप्ति कर सके। ठीक है, आत्मनिर्भर बन सके। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा ट्राइसम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4, कुल प्रजनन दर क्या है? व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट? टोटल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? फर्टिलिटी रेट मतलब किस दर से, ठीक है, किस रेट से जो बच्चे हैं उनको, उनकी उत्पत्ति हो रही है, संतान का जन्म हो रहा है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट किसके?
महिलाओं के कंटेक्स में, ठीक है। तो कुल प्रजनन दर क्या होता है कि किसी क्षेत्र में, किसी आबादी में, ठीक है, जो महिलाएं हैं, प्रति महिला औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है, प्रति महिलाएं जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, ठीक है। किसी भी आबादी में जो महिलाएं हैं, एक महिला है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी आबादी में अगर हम रेशो निकालें तो एक महिला अपने पूरे जो फर्टिलिटी पीरियड होता है, जो प्रजनन काल होता है, उसमें औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। एक पूरी आबादी पे अगर हम ये औसत निकालें कि पर महिला कितने बच्चों का जन्म आ रहा है, औसत कितना आ रहा है उसका, तो उसको बोलेंगे कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। अपने पूरे प्रजनन काल में एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उसे हम बोलेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। आदर्श फर्टिलिटी रेट होती है 2.1, मतलब एक महिला को अपने पूरे जीवन काल में एक आदर्श रूप में ऑन एन एवरेज 2.1 जो बच्चे हैं उनको जन्म देना चाहिए, ये औसत है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बात करें हम भारत में फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार राज्य की है 3.0 अराउंड, इसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है बिहार की। और सबसे कम अगर हम मोटा मोटी बात करें तो दिल्ली पश्चिम बंगाल की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.4 है, मतलब वहां पे एक औसत, वहां पे एक महिला औसतन अपने पूरे प्रजनन काल में 1.4 जो है बच्चे उनको जन्म देती है, ये औसत संख्या है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो एक महिला 1.4 बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है, वो राउंड फिगर में होना चाहिए, बट ये एक औसत है। पूरी आबादी की महिलाओं के ऊपर एक पूरा औसत निकाला गया है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अगरिया। व्हाट इज अगरिया? व्हाट इज अगरिया? अगरिया क्या है? तो यहां पे तो हमें एक टर्म मिल गया, पूरा लाइन भी नहीं मिला, इसमें पूरा लाइन नहीं लिखा हुआ है कि किसके बारे में पूछा गया है, एक टर्म दे दिया गया अगरिया क्या है, ठीक है। तो अगरिया क्या है? अगरिया एक जनजाति है, ट्राइब है। क्या है? जनजाति है। मुख्य रूप से अगर इसको माने तो हम किसकी, गोंड जनजाति की एक शाखा मान सकते हैं, गोंड जनजाति की एक शाखा मान सकते हैं अगरिया जनजाति को। किस एरिया में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी थोड़ा बहुत, ठीक है, इस क्षेत्र में पाई जाती है अगरिया जनजाति, ठीक है। और ये जनजाति का मुख्य जो काम होता है, मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मुख्य रूप से पारंपरिक रूप से क्या काम करती है? लोहा गलाने का काम करती है। लोहा गलाने मतलब लोहा गलाकर उससे औजार बनाना, हथियार बनाना, ठीक है। तो मुख्य रूप से इनका जो पारंपरिक कार्य है इस अगरिया जनजाति का, स्पेसिफिकली ये लोहे का काम करती है। लोहे को गलाकर उनसे हथियार, औजार और अन्य चीजें बनाना, डेली बेसिस पे जो चीजें यूज आती है उनका निर्माण करना इस जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय है, जो कि एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी के इलाकों में पाई जाती है, मिलती है, ठीक है। तो अगरिया एक बेसिकली एक ट्राइब है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6, प्रश्न 1.6, निष्क्रमण संस्कार क्या है? व्हाट इज निष्क्रमण संस्कार, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या बताना है कि डिफाइन करना है निष्क्रमण संस्कार को। तो जो हिंदू दर्शन होता है, हिंदू धर्म होता है जो, उसमें 16 संस्कार माने जाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के जीवन की शुरुआत जब वो पैदा होता है तब से लेके जब तक उसके जीवन का अंत होता है, उसकी मृत्यु होती है, तब से लेके शुरुआत से लेके अंत तक पूरे जीवन में 16 संस्कारों का पालन किया जाता है। उससे संबंधित 16 संस्कार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ठीक है, सीमंतोन्नयन संस्कार, फिर उसके बाद उपनयन संस्कार जब वो बाहर पढ़ने जाता है, विवाह संस्कार शादी होती है, और अंतिम संस्कार जब उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 16 संस्कार होते हैं जिनका एक व्यक्ति के पूरे जीवन में पालन किया जाता है। उसमें से ही एक होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, तो निष्क्रमण संस्कार कब किया जाता है? जब बालक पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, ठीक है, तो पैदा होने के कुछ समय बाद तक, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक उसको घर के अंदर रखा जाता है, उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता। सूरज की जो रोशनी होती है या चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसके ऊपर नहीं पड़ती है। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब उसको पहली बार घर की चौखट से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो घर से बाहर निकालकर उसको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के दर्शन या सूर्य और चंद्रमा की रोशनी उस पर पहली बार पड़ती है, तो वो जो संस्कार, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। मतलब बालक को अपने जीवन जन्म लेने के बाद पहली बार घर से बाहर निकालना, पहली बार सूर्य और चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर पड़ना, वो आता है निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है? तो हमें अपने आंसर में इतना ही लिखना है कि निष्क्रमण संस्कार क्या है। तो बालक के जन्म के बाद पहली बार जब उसे घर से बाहर निकाला जाता है, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई जाती है, वो आता है हमारा निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1.7, सफेद पोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम्स किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उदाहरण क्या है? What are white collar crimes? What are their main examples? ठीक है, तो यहां पे हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि व्हाइट कॉलर क्राइम होते क्या है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। सफेद पोश अपराध को डिफाइन करना है हमें, और एक कुछ एग्जांपल्स भी हमें दे देने हैं कि कौन कौन से जो अपराध है वो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम मतलब जो उच्च पेशेवर लोग होते हैं, ठीक है, उच्च पेशेवर, हाई प्रोफेशनल लोग, जो हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं, ठीक है, उनके स्तर पर किए गए अपराध हैं। कैसे? जैसे मान लो उच्च पेशेवर जो लोग हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कोई वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, तो जो हाई प्रोफेशनल, जो बड़े स्तर के प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, उनके स्तर पर जो किए गए अपराध है वो आते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम में। और मुख्य रूप से जो ये अपराध होते हैं ये वित्तीय अपराध या फिर धोखाधड़ी से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रकृति कैसी होती है इनकी? गैर हिंसक। ठीक है, ये व्हाइट कॉलर अपराधों में, व्हाइट कॉलर क्राइम से वो अपराध नहीं आते जैसे किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, ये चीजें नहीं आती है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स मतलब कि बड़े लेवल पर, मान लो सरकार में कोई बड़े लेवल पर कोई अधिकारी है या कोई बड़ा व्यवसायी व्यक्ति है, जब वो मान लो कर को बचाने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए इस प्रकार की कोई हेर फेर करता है, वो सारे आते हैं हमारे व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर, सफेद पोश अपराध के अंतर्गत। ठीक है, तो जो उच्च पेशेवर लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध है, जो मुख्य रूप से विश्वासघात, धोखाधड़ी या वित्तीय अपराध से संबंधित होते हैं, वो आते हैं हमारे सफेद पोश अपराध के अंतर्गत। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो रिश्वतखोरी हो गया, रिश्वतखोरी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तो ये जो सारे अपराध है ये हमारे व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास आ गया और डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन 2019 में शुरू की गई एक योजना है, एक कार्यक्रम है। ठीक है, 2019 में सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया जल जीवन मिशन, और इसके मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में या प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन,
प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन देना ताकि सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की प्राप्ति आपूर्ति हो सके ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में करने के लिए प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करना ही उद्देश्य है किसका? जल जीवन मिशन का। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर करना। एक लाइन में पूछा जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार में या प्रत्येक घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना, जिससे कि सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता बनाई जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.9। 2008 में गठित यशपाल समिति के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यशपाल समिति की स्थापना क्यों की गई थी। तो जो यशपाल समिति थी, यशपाल कमिटी थी, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यशपाल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2008। तो जो यशपाल समिति थी वो गठित की गई थी उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन होती है, ठीक है, हायर एजुकेशन जो होती है उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, कहां कहां कमियां हैं, कहां कहां पे बदलाव लाए जाने चाहिए, उस संबंध में सजेशंस देने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए यशपाल समिति का गठन किया गया था। आंसर में हमें लिखना है कि 2 उद्देश्य बताइए कि क्यों, क्या चीजें, मतलब किस वजह से इस कमेटी का गठन किया गया। तो अगर हम 2 पॉइंटर्स यहां पे लिखते हैं, तो पहला कि उच्च शिक्षा की कमियां उजागर करने के लिए, उच्च शिक्षा की कमियां उजागर करने के लिए यशपाल कमेटी गठित की गई थी। और जो विनियामक संस्थाएं होती है, भाई उच्च शिक्षा की जो विनियामक संस्थाएं, फॉर एग्जांपल यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, यूजीसी है, ये नियामक संस्था, ये पूरा उच्च शिक्षा पीएचडी वाले जो सारे होते हैं, हायर एजुकेशन जो होते हैं, उसको देखते हैं यूजीसी। ठीक है, तो यूजीसी जैसी जो विनियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी बॉडीज है, उनमें क्या सुधार की जरूरत है, उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए और किस लेवल पे किया जाना चाहिए, क्या क्या सुधार लाए जाने चाहिए इन रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर, इसके लिए भी यशपाल समिति का, इसके संबंध में सजेशन देने के लिए भी यशपाल समिति का गठन किया गया था। तो उच्च शिक्षा की कमियां और विनियामक संस्थाओं में क्या सुधार की जरूरत है, उसको जानने के लिए या उसके संबंध में रिकमेंडेशंस देने के लिए यशपाल समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.10, गोत्र क्या है और यह हिंदू समाज व्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज गोत्र एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन हिंदू सोशल सिस्टम। ठीक है, गोत्र क्या है और भारतीय समाज में इसका क्या महत्व है। तो गोत्र के बारे में मोस्टली ऑलमोस्ट हम सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी टर्म है, बहुत ही सिंपल टर्म है। तो गोत्र बेसिकली क्या होता है, गोत्र बेसिकली बताती है किसी भी व्यक्ति की वंश के बारे में। ठीक है, खासकर पिता के साइड से। ठीक है, पितृवंश जो होता है, व्यक्ति के पितृवंश को बताता है उसका गोत्र, कि मतलब पिता के साइड से उसका ब्लड लाइन क्या था। ठीक है, पिता के साइड से उसका ब्लड लाइन क्या था, उसके पिता का ब्लड लाइन क्या था, उसके दादा का, परदादा का, उससे पहले का। तो जो ये वंश चलता है किसी भी व्यक्ति का, उसको बताने वाली जो टर्म है वो है गोत्र, जो व्यक्ति के ब्लड लाइन को, व्यक्ति के वंश को संदर्भित करती है। और इसका महत्व क्या है, तो गोत्र का महत्व है कि जो भी समाज में धार्मिक कार्य, विवाह, ठीक है, जो चीजें की जा रही है उसमें गोत्र को ध्यान में रखते हुए, उसमें गोत्र को ध्यान में रखते हुए अंतर करना, कि जैसे सेम गोत्र के अंदर विवाह वर्जित है। ठीक है, सेम गोत्र के अंदर विवाह वर्जित है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें ब्लड लाइन को ध्यान में रखना पड़ता है कि ठीक है, सेम ब्लड लाइन के लोगों का एक साथ विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, सेम हिंदू धर्म की फिलॉसफी के अनुसार सेम ब्लड लाइन के जो लोग हैं, सेम गोत्र के जो लोग हैं, उनका विवाह संभव नहीं होता है। तो इन सब चीजों को पता लगाने के लिए, ध्यान में रखने के लिए समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर गोत्र जो संस्था है या गोत्र जो टर्म है उसका महत्व है।
कि धार्मिक कार्य, विवाह आदि के अंदर ब्लड लाइन का पता कैसे लगाया जाए, वंश का पता कैसे लगाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.11, प्रश्न 1.11। एक राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है? What are the main characteristics of a nation? ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक जो राष्ट्र होता है उसकी प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक राष्ट्र होने के लिए सबसे पहले तो एक निश्चित भूभाग होने की जरूरत है। कोई एक देश है तो इसका एक निश्चित भूभाग होता है, उसकी सीमाएं होती है कि इस सीमा तक इस क्षेत्र की बाउंड्रीज लग रही है, तो उसका एक निश्चित भूभाग होगा। ठीक है, उसमें एक सरकार होगी जो उस देश का प्रशासन का, शासन व्यवस्था का संचालन करती होगी। सरकार का प्रकार कोई भी हो सकता है। सरकार हो सकती है कि संसदीय सरकार हो, या राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व सरकार हो, या किसी क्षेत्र में राजतंत्र हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक सरकार होगी जो उस देश में शासन व्यवस्था को संचालित करती होगी। उसके बाद संप्रभुता, संप्रभुता, सोवरेनिटी, कि कोई भी देश अगर एक संप्रभु देश है, इंडिपेंडेंट देश है, तो उसके आंतरिक मामलों में किसी बाहरी शक्ति का, आंतरिक मामलों में बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी विदेशी शक्ति का, बाहरी शक्ति का उस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो एक देश की, एक राष्ट्र की प्रमुख विशेषता के रूप में संप्रभुता एक मैंडेटरी चीज है। उसके बाद उसके नागरिक, नागरिक और कुछ विशेष प्रतीक जैसे राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, ईटीसी आदि। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हम मान सकते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में जो संस्था है या एक राष्ट्र है उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक लाइन में बताना है कि एक राष्ट्र की प्रमुख विशेषताओं में उसका निश्चित भूभाग, एक सरकार, नागरिकता, संप्रभुता, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.12, 1.12, अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत ठेकेदार के लिए कौन कौन सी बाध्यताएं निर्धारित है? What are the obligations prescribed for the contractor under the Interstate Migrant Laborers Act 1979? ठीक है, अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम, अंतरराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम 1989 क्या करता है? अंतरराज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कामगार, जो मजदूर काम करने जाते हैं, प्रवास करते हैं काम के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, उनसे संबंधित जितने भी नियम बनाए जाएंगे वो किस अधिनियम के तहत रेगुलेट होते हैं? अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करके जाकर, एक राज्य से जो दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं लोग, कई लोग आप देखते होंगे कि बिहार से कई लोग दूसरे स्टेट्स में काम करने जाते हैं, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में, कई जगहों पे काम करने जाते हैं, और भी कई सारे स्टेट से लोग जाते हैं। तो उस चीज को रेगुलेट करने का काम किस अधिनियम के तहत होता है? अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये तो हो गया अधिनियम। अब पूछा क्या है कि उसमें ठेकेदार के लिए क्या क्या बाध्यताएं होती है। तो एक लाइन में हम कुछ चीजें बता देंगे कि एक चीज तो ठेकेदार को लाइसेंस लेना जरूरी है काम करवाने के लिए। ठीक है, अगर वो प्रवासी मजदूर से काम करवा रहा है, ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत उसको लाइसेंस लेना जरूरी है। मजदूरी के स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। ठीक है, मजदूरी के स्पष्ट नियम
निर्धारित किए जाने चाहिए। और रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण किसका? मजदूरों का, कामगारों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ठेकेदार के लिए क्या क्या मैंडेटरी है? लाइसेंस लेना, मजदूरी कितनी, कितना भत्ता, कितना वेतन दिया जाएगा, उसके नियम स्पष्ट होने चाहिए। और जो मजदूर है जिनसे काम कराया जा रहा है उनका रजिस्ट्रेशन, उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये कुछ बाध्यताएं हैं जो कि अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत जो ठेकेदार होते हैं उन पर आरोपित की गई है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 1.13, 1.13 क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 1951 से 1981 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्ति रही और यह अवधि जनसंख्या विस्फोट क्यों कहलाती है? What was the trend of population growth in India from 1951 to 1981 and why is this period called population explosion? ठीक है, तो इस काल को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का काल क्यों कहा जाता है और कितनी ग्रोथ रही है, वृद्धि दर रही है इस काल में भारत में जनसंख्या की? तो भारत में 1951 से 1981 तक का जो काल है उसको जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक थी, लगभग 2.2% के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर थी उस टाइम पे। ऑन एन एवरेज इस काल टाइम पीरियड में भारत की जनसंख्या 1951 में लगभग 361 मिलियन से बढ़कर 683 मिलियन तक हो गई थी। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर विस्फोट, बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि हुई इस काल में और वृद्धि दर बहुत अधिक थी, 2.2% के आसपास। और उसका कारण क्या था? 47 में आजाद होने के बाद धीरे धीरे जब हमने भारत में काम करना शुरू किया, सरकार ने यहाँ पे व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया, तो जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें भी पहले के कंपैरिजन में सुधार हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं में आजादी के बाद पहले के कंपैरिजन में सुधार हुआ। तो अब हुआ क्या? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से मृत्यु दर तो कम हो गई, मृत्यु दर में कमी आई, लोगों के बीमारियों से, भूख से, गरीबी से, मतलब बीमारियों से बेसिकली जब लोग मर रहे थे उसमें कमी आई क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। लेकिन जो प्रजनन दर थी, जो जन्म दर थी, उसमें कमी नहीं आई, उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, प्रजनन दर में वृद्धि हुई, तो मृत्यु दर कम हो रही है, प्रजनन दर बढ़ रही है, मृत्यु कम हो रही है, जन्म ज्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ी। ठीक है, और जनसंख्या तेजी से बढ़ी इसलिए इस काल पीरियड में जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई और इसलिए इसे जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.14। जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं और उनके क्या अर्थ है? What are the पंच महाव्रतास ऑफ जैनिज्म एंड what do they mean? तो 5 महाव्रत, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। 5 महाव्रत कौन से हैं जैन धर्म के? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5 महाव्रत कौन कौन से जैन धर्म के? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये हो गया हमारे पहले पोर्शन का आंसर, कौन कौन से हैं। और उनके अर्थ की अगर हम बात करें तो सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब मारपीट, हिंसा, खून, किसी का कत्ल नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, ना फिजिकली ना मेंटली, किसी भी तरीके से, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से किसी को हानि नहीं पहुंचाना, अहिंसा है। ठीक है, अस्तेय की बात अगर हम करें तो अस्तेय का मतलब होता है किसी की परमिशन के बिना किसी की कोई वस्तु नहीं लेना, बेसिकली चोरी नहीं करना। इसको हम इजी समझ सकते हैं
इजी शब्दों में कि चोरी नहीं करना, सामने वाले की परमिशन के बिना उसकी वस्तु नहीं लेना, उसे बिना बताए, उससे बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना, वो आता है अस्तेय में, मतलब बेसिकली चोरी नहीं करना, बिना बताए नहीं लेना। अगला आ जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना मतलब जितना जरूरत है ना, जितना सफिशिएंट है हमारे जीवन यापन के लिए, उससे ज्यादा जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। लालच नहीं करना है कि ये भी जोड़ लूं, वो भी जोड़ लूं, इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, अरबों की संपत्ति बना लूं, वो नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रखना है, जितना जीविकोपार्जन के लिए, जीवित रहने के लिए, डे टू डे लाइफ में, ठीक है, लाइफ चलाने के लिए जरूरत है उतना रखना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, तो वो आता है हमारा अपरिग्रह में। और ब्रह्मचार्य का मतलब है जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहना, विवाह नहीं करना, ठीक है, सन्यासी जीवन व्यतीत करना। क्लियर है? तो ये 5 महाव्रत हो गई और उनकी डेफिनेशन हो गई कि किसका क्या मतलब होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.15। भारत में उदारीकरण के तहत किए गए प्रमुख आर्थिक सुधार कौन कौन से थे या कौन से थे? What were the major economic reforms carried out under liberalization in India? ठीक है, लिबरलाइजेशन या बोले तो उसको उदारीकरण। तो उदारीकरण के टाइम पे भारत में क्या क्या सुधार किए गए, हमको एक लाइन में बताना है, 20 शब्दों में आंसर करना है इस चीज का, ठीक है। तो एक बार ही सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उदारीकरण क्या है। तो 1991 के बाद, 1991 के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रयास किए वो सारे आते हैं लिबरलाइजेशन के अंतर्गत, उदारीकरण के अंतर्गत। 1991 के बाद भारतीय सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रयास किए, जो सुधार करने की कोशिश की, वो आता है लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत मतलब अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, थोड़ा लचीला बना दिया गया, नियमों को थोड़ा सा लचीला बना दिया गया। पहले क्या होता था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी, जितने भी काम होते थे, सारे के सारे सरकार के अंडर होते थे, उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। निजी क्षेत्र को आजादी नहीं थी हर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, हर सेक्टर में जाके काम करने की। लेकिन 1991 के बाद धीरे धीरे सरकार ने अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या किया इन लोगों ने? निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाई, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई, ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया कि भारत से जो बाहर की जो कंपनियां हैं, जो इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े, वो भारत में आकर निवेश करें ताकि यहां पे उद्योग धंधों का डेवलपमेंट हो। ये चीज 1991 के बाद सरकार ने करना शुरू की। तो मतलब बेसिकली सरकार जो पहले हर इंडस्ट्री पे, हर सेक्टर पे खुद का नियंत्रण कर रही थी, सरकारी नियंत्रण था, ठीक है, बाकी सारे जो फैक्टर्स है उनको काम नहीं, उस लेवल पे इंटरफेरेंस नहीं करने दिया जा रहा था। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया। अब निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आओ काम करो, इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्रीज में पैसा लगाओ, ठीक है, इंडस्ट्रीज खोलो। भारत बाहरी जो विदेशी निवेश करता है, ठीक है, जो बाहरी जो लोग हैं जो निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया गया। तो ये सारे जो चीज है, जो अर्थव्यवस्था को खोलने का काम है, ये सब आता है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण कर दिया, उदार हो गए, अब हम थोड़ा ओपन हो गए हम चीजों के लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज आती है उदारीकरण के अंतर्गत। और रही बात सुधार की, तो वही है कि निजी क्षेत्र को अगर हम बात करें कि कौन कौन से आर्थिक सुधार थे जो उदारीकरण के टाइम पे किए गए, तो एक, निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि, विदेशी निवेश को बढ़ावा, श्रम कानूनों को थोड़ा सा लचीला बनाया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर नहीं, कि ऐसा नहीं कि कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से पहले ही डर जाए कि अरे इतने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इतने सारे नियम पे जाना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़े कानूनों को सरल बनाया गया, कानूनों को सरल बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा आयात निर्यात पे जो प्रतिबंध थे, आयात निर्यात पे जो प्रतिबंध थे उनको खत्म किया गया, सीमा शुल्क में कमी की गई,
ठीक है, निर्यात शुल्क में सीमा शुल्क में कमी की गई। तो ये सारे कुछ उपाय थे जो उदारीकरण के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए थे, और यही हमें अपने आंसर में लिखना है कि भारत में उदारीकरण के तहत क्या क्या प्रमुख आर्थिक सुधार किए गए। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हमने जो 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे हमारे एमपीपीएससी जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन बी है, सोशियोलॉजी वाला पार्ट, समाजशास्त्र वाला पार्ट, जिसका मॉक टेस्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहले टाइप के जो क्वेश्चन थे जिसमें 15 छोटे आंसर के क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप या अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे गए थे, वो 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें सारी समझ में आई है। इसके अंदर आपको ये पता चला है कि एक तो अप्रोच हमें कैसी रखनी है, टू द पॉइंट अप्रोच रखनी है, डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, स्टिल हमने यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन थे उनका शॉर्ट आंसर देखने के साथ साथ उनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हमारा जो 15 छोटे क्वेश्चंस का डिस्कशन है यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।